नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल चुकी है। बिहार किशनगंज से कांग्रेस सांसद ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है, तो वहीं एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। आने वाले कुछ दिनों में और भी कई संस्था, संगठन और नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दिया जाएगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो नया वक्फ संशोधन बिल था, जो अब लगभग कानून की शक्ल ले चुका है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो चुके हैं। राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद फाइनली ये कानून बन जाएंगे। तो ये कानून कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी जा रही है तो यही कहकर दिया जा रहा है ना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ये बिल कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आया करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बिल फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेंस करते हैं। सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का यह बिल कैसे वायलेंस करता है। सेपरेशन ऑफ पावर वो है, यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता है, जो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने एक के पास टोटल शक्ति नहीं दी। कुछ शक्ति विधायिका को दिया गया, कुछ शक्ति कार्यपालिका को दिया गया और कुछ पावर जो है वो न्यायपालिका को दिया गया। तीनों के पास अलग अलग पावर दिए गए, लेकिन ये बिल इस शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जैसे कि कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। अगर न्याय देने का भी काम विधायिका करने लगे तो ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है कि नहीं? सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है कि नहीं? कानून को लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का। अगर कार्यपालिका न्याय देने का भी काम करने लगे तो क्या ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है या नहीं? शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेंस करता है कि नहीं? और सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का मूल ढांचा है, मूल सिद्धांत है, और इस बिल में यही हो रहा है। इस बिल में कार्यकारी ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को अत्यधिक पावर दिया गया है। अब डीएम किसी भी विवादित संपत्ति का जांच करेंगे, सर्वे करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे कि ये जो संपत्ति है वो वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। प्रॉपर्टी पर अंतिम फैसला डीएम को ही लेना है, और डीएम एक कार्यकारी अधिकारी है और फैसला लेने का काम न्यायिक अधिकारी का होता है। तो यहाँ पर इस बिल में सीधा सीधा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल सिद्धांत है, उसका वायलेंस हो रहा है। नहीं, हम आपको बता दें कि यह बिल फंडामेंटल राइट को भी वायलेंस कर रहा है। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-15। आर्टिकल 14 कहता है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा जाति, धर्म वगैरह निवास के स्थान पर। लेकिन इस बिल में जो प्रावधान है वो राइट टू इक्वालिटी को एक तौर से वायलेंस कर रहा है। इस बिल में कहा गया है कि कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ को करना चाह रहे हैं तभी वो वक्फ कर सकते हैं जब वो इस्लाम धर्म को 5 साल से फॉलो कर रहे हैं। जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो वक्फ नहीं कर सकते। इसके विपरीत अदर धर्मों की बात करें, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ तो बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो उस धर्म को कोई भी धर्म के लोग प्रॉपर्टी अपना दान कर सकते हैं। जैसे किसी अन्य धर्म के लोग अगर मंदिर के लिए अपनी ज़मीन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, गुरुद्वारा के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ईसाई के चर्च के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग वक्फ नहीं कर सकते हैं, यानी वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सीधा सीधा राइट टू इक्वालिटी का वायलेंस है, आर्टिकल 14 का वायलेंस है। नहीं, ये जो नया संशोधित कानून है ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 और 26 का भी वायलेंस करता है। आर्टिकल 25 और 26 कहता है कि भारत में रहने वाले हर जो निवासी है उन्हें अपने पसंद के धर्म को पालन करने और उन्हें फॉलो करने और उन्हें मतलब आगे बढ़ाने, उनका मैनेजमेंट करने का उनको अधिकार है। लेकिन इस नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर फंडामेंटल राइट का वायलेंस किया गया है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मंदिर के लिए कोई ट्रस्ट बना है, फॉर एग्जांपल राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना है, तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो भी मेंबर है वो सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं।
इसके अलावा गुरुद्वारा का कोई ट्रस्ट बना है उनके मैनेजमेंट के लिए, तो गुरुद्वारा के ट्रस्ट के मेंबर सिर्फ मतलब कि सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही होंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड को चलाने वाले मेंबर में गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और एक बार में तो अब 8, लेकिन वक्फ बोर्ड को चलाने वाले में गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा है, एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और इतना ही नहीं, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अगर कोई वक्फ करना चाहता है अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड को देना चाहता है, तो उनके लिए उनका इस्लाम धर्म को फॉलो करना ज़रूरी है, यानी कि वो इस्लाम धर्म को मान रहा है, ये बात ज़रूरी है। 5 साल से मान रहा है, ये ज़रूरी है। लेकिन वक्फ बोर्ड को चलाने वाले मेंबर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस्लाम धर्म को फॉलो करें। वक्फ बोर्ड का सीईओ बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस्लाम धर्म को फॉलो करें। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब एक तौर से कहे कि दोहरी नीति दिख रही है। अगर आप दान देना चाह रहे हैं तो आपको इस्लाम धर्म फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन उसी पूरी प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करने वाले लोगों का इस्लाम धर्म फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा है, आर्टिकल 26 का वायलेंस हो रहा है। इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 300A, इनका भी ये वायलेंस हो रहा है। इस तरह से कई ऐसे प्रावधान हैं इस तरह से इसमें कई ऐसे प्रावधान है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। बाकी अन्य धर्म के जो संस्था है उनके लिए लिमिटेशन एक्ट लागू हो रहा है। लिमिटेशन एक्ट का महत्व यह है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी पर लगातार किसी का 12 साल का कब्जा है तो लगभग वो उसके फेवर में माना जाएगा। लेकिन ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन लागू नहीं होता था। वक्फ जब भी उन्हें लगे कि हमारी कोई प्रॉपर्टी कोई कब्जा करके रखें तो उन्हें खाली करवा सकता था, लेकिन अब इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया है। यही बाकी जो ट्रस्ट है उसके लिए लागू है। तो यहाँ पर भी मतलब अनइक्वलिटी एक तरफ लागू है, दूसरी तरफ लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया है। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे हैं। यही कारण है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में पास होते ही चुनौती दिया गया है, और लगभग अभी 50 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बाकी इस नए संशोधित कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।